Hello students, my name is Komal, your English literature teacher, and today we are going to start with the very first poem of grade 10, that is A Dust of Snow. अब इस पोम में हम बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे. सबसे पहले विल बी रीडिंग अबाउट द सेटिंग ऑफ द पोम. किसी भी पोम की सेटिंग क्या होती है, कैसे पूरा पर्टिकुलरली एक माहौल बनाता है पोएट और उसके बाद अपने थॉट को कन्वे करता है. विल बी रीडिंग अबाउट दैट. विल बी रीडिंग अबाउट सिम्बोलिज्म. इट्स अ लिटरेरी डिवाइस. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक लिटरेरी डिवाइस या एक पोएटिक डिवाइस है ये. ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है. तुम्हें हर पोम में कहीं ना कहीं सिम्बोलिज्म मिलेगा. देन वील बी रीडिंग अबाउट द थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ दिस पोम, दैट इज क्रो, हैमलॉक ट्री एंड डस्ट ऑफ स्नो. देन इस वाले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे पोएट स्टेट ऑफ माइंड, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे और पोएटिक डिवाइसेस के बारे में भी बात करेंगे. तो चलो मूव करते हैं. नाउ एज आई टोल्ड यू, एवरी वीडियो विल हैव अ कॉम्पिटेंसी, विल हैव अ वैल्यू. विल क्विकली सी कि इस वीडियो की कॉम्पिटेंसी क्या है. सबसे पहली है नेचर्स हीलिंग पावर. इमेजिन करो तुम बहुत दुखी हो, इतने दुखी हो कि तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बट सडनली मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊँ जहाँ पर एवरीवेयर देयर इज़ ग्रीनरी, द रिवर इज़ फ्लोइंग देयर, द बर्ड्स आर चिरपिंग देयर, एंड बिल्कुल शांत सा माहौल है, एकदम प्लेजेंट सा वेदर है. डोंट यू थिंक कहीं ना कहीं जो तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और उस नेचर को देख के तुम हील होने लग जाओगे. तो नेचर हैज़ हीलिंग कैपेसिटी. हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, याद है, लेटर टू गॉड में, कि नेचर की 2 पावर्स होती हैं. इस पर्टिकुलर पोम में और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नेचर की हीलिंग पावर कैसे हेल्प करती है. देन थीम ऑफ ऑप्टिमिज्म. ऑप्टिमिज्म क्या होता है? ऑप्टिमिज्म इज पॉजिटिविटी. क्या होता है ऑप्टिमिज्म? पॉजिटिविटी. ग्लास आधा खाली है या आधा भरा है, इस तरीके के आउटलुक से हम हमारी लाइफ को जज कर सकते हैं, हमारी लाइफ कैसे जाने वाली है. कोई इंसान अगर बहुत नेगेटिव है, अगर उसके पास दुनिया भर की भी सारी चीज़ें होंगी तो भी वो हमेशा दुखी रहेगा. बट कोई इंसान अगर बहुत पॉजिटिव है, अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो भी ही और शी वुड बी सेटिस्फाइड आउट ऑफ देयर लाइफ. सो दिस इज़ व्हाट द थीम ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड नेचर्स हीलिंग पावर इज़ आवर लर्निंग, एंड एट द एंड आई विल बी कनेक्टिंग दीज 2 पॉइंट्स विद द लर्निंग आउटकम. चलो, विल मूव फर्दर. Who has written this poem? Yes, favorite poet of the world. Who is favorite poet? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम आपने कभी ना कभी एक बार एटलीस्ट अपनी लाइफ में, अपनी इंग्लिश क्लास में तो सुना ही होगा. ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की क्रिएशन है. एंड 10th की जो स्टार्टिंग की 2 पोम्स हैं, वो दोनों पोम्स भी किसने लिखी हैं? आर ग्रेट सर रॉबर्ट ली Frost. So he is a 20th century poet. 20th century poet थे और कहाँ से belong करते थे? He belonged to America. So this makes him an American poet. ये एक American poet थे. और देखो, American poet होने के बावजूद इनका जो वर्क था, इनका जो जितने भी ये poems लिखते थे, जितने भी literature pieces इन्होंने लिखे, वो पहले इंग्लैंड में पब्लिश हुए एंड उसके बाद वो यूएसए में पब्लिश हुए. दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट नेसेसरी. आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वो एक अमेरिकन पोएट थे एंड ही बिलोंग टू द एरा ऑफ 20th सेंचुरी. चलो, विल बी क्विकली लुकिंग एट द सेटिंग ऑफ द पोम. सेटिंग क्या होता है आपको समझना पड़ेगा. आपने बहुत जगह, बहुत मूवीज़ में ऐसा देखा होगा कि आपको डायरेक्टली कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराने से पहले, विलन से मिलाने से पहले, एक्शन और क्लाइमेक्स लाने से पहले एक बेस क्रिएट करते हैं. पहले बताएंगे कि हीरो कहाँ से बिलोंग करता था, किस तरीके की फैमिली में रहता था, किस तरीके की सराउंडिंग्स में रहता था. उन्हीं सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? सेटिंग कहते हैं, बेस कहते हैं. तो पोअम की सेटिंग क्या है डस्ट ऑफ स्नो की? सबसे पहले इट्स एन इररेगुलर पोम. ये आपको दिखेगा कि इट्स एन इररेगुलर पोम. यहाँ पर क्या हो रहा है इस पोम में? एज सच फॉर्मली पोएट बिल्कुल भी डिस्क्राइब नहीं कर रहा कि वो क्या कर रहा है. इज़ ही वॉकिंग? इज़ ही सिटिंग अंडर अ ट्री? इज़ ही एक्चुअली टॉकिंग?
you know his point of action is actually not very clear. उसका जो point of action है, पोम शुरू कहाँ से हो रही है, हम एक इमेजिनेशन बना के, मैंने ये तुम्हें पॉइंट्स दिए हैं कि मे बी अगर ये वाला ट्री है तो ऐसा हो सकता है, और सारे पॉइंट्स अजम्पशन है. इरेगुलर पोम का क्या मतलब होता है, जब एक्चुअली कोई सेटिंग होती ही नहीं है, जब सडनली पोम सीधा एक्शन से शुरू हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, इरेगुलर पोम, विच मीन्स नो फॉर्मल सेटिंग. ठीक है, क्या कह सकते हो, नो फॉर्मल सेटिंग. जब पोम में बिल्कुल भी फॉर्मल सेटिंग नहीं होती. लेकिन जब हम पोम पढ़ते हैं तो हम कुछ चीज़ों को अज्यूम कर पाते हैं, और वो चीज़ें क्या हैं, दैट देयर इज़ अ स्नोई लैंडस्केप. पोम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो. क्या है, डस्ट ऑफ स्नो. जिस, अब देखो स्नो तुम्हें गर्मियों में मिलेगी, बारिशों में स्नो होती है नहीं. स्नो कब मिलेगी, विंटर या स्नोई लैंडस्केप में. तो इससे हम अज्यूम कर सकते हैं दैट देयर इज अ स्नोई लैंडस्केप विद अ ट्री एंड अ बर्ड पर्च्ड ऑन इट. यानी कि पूरा वातावरण स्नो से, बर्फ़ से ढका हुआ है. पूरे सेटिंग में जहाँ भी आप देखोगे स्नो स्नो होगा. एक पेड़ है और एक पेड़ पे एक बर्ड बैठी है, और ये पेड़ और बर्ड भी हमें किसके थ्रू पता लगता है, द मोमेंट वी रीड द बुक, वी रीड द पोएम, वी गेट टू नो कि वहाँ पर एक पेड़ भी है और वहाँ पर एक बर्ड भी है. ओके, एंड देन सेटिंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है 4 एलिमेंट्स, क्रो, हैमलॉक ट्री, डस्ट ऑफ स्नो एंड पोएट. 4 एलिमेंट्स हैं. एक बर्ड है जो कि है क्रो, एक ट्री है, किस टाइप का ट्री है, हैमलॉक ट्री है, डस्ट ऑफ स्नो है, पूरा लैंडस्केप स्नोई है, एंड देयर इज़ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट दैट इज़ आवर पोएट, यानी कि पोएट भी है वहाँ पर. और ये चारों के चारों एलिमेंट्स को कौन बाउंड कर रहा है, इन सबको कौन बांध रहा है, नेचर इज़ बाइंडिंग देम ऑल. इन सबको आपस में किसने बाइंड कर लिया है, नेचर ने. कैसे, वो मैं आगे आपको पोएम में बताऊंगी. चलो, विल क्विकली सी व्हाट इज सिंबोलिज्म. अब देखो, लग रहा है ये बड़ा सा वर्ड है, लेकिन एज सच इसमें इतना कोई परेशानी की बात नहीं है. सिंबोलिज्म का मतलब होता है जब आप अपने आइडियाज़ को किसी और सिंबल को यूज़ करके समझाने की कोशिश करते हो. द यूज़ ऑफ सिंबल्स टू रिप्रेजेंट आइडियाज़ और क्वालिटीज़. अगर मैं किसी को बोलूँ कि कोई पर्सन बहुत ब्रिलियंट है साइंस में, इन्वेंशंस में, रिसर्च में, तो रादर देन कॉलिंग हिम इंटेलिजेंट, अगर मैं बोलूँ ही इज़ अब्दुल कलाम ऑफ माई लाइफ, यानी ये मेरी लाइफ का अब्दुल कलाम है, मीन्स ही इज़ रियली गुड विद रिसर्च, विद साइंस एंड एवरीथिंग. यानी कि रादर देन कॉलिंग द पर्सन डायरेक्टली इंटेलिजेंट, आई यूज्ड अ सिंबल. सिंबल क्या था, अब्दुल कलाम, ताकि मैं ये बता सकूं कि वो पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है. दिस इज़ व्हाट सिंबोलिज्म इज़. अब देखेंगे हम कि पूरे पोएम में, पूरा का पूरा पोएम ही हमारा सिंबोलिज्म में लिखा गया है. सबसे पहला एलिमेंट देखेंगे हम, क्रो. क्रो क्या होता है, क्रो इज़ एक्चुअली हार्बिंजर ऑफ डेथ. हार्बिंजर का मतलब होता है मैसेंजर. ठीक है, यानी कि ये मौत का दूत होता है, ये मौत का सिग्नल लेके आता है. ये सब मैं तुम्हें बता रही हूँ जनरल सिंबल्स, यानी कि जनरल लाइफ में हम क्रो को ऐसे सिंबलाइज करते हैं. तुमने देखा होगा ना, हमारे यहाँ पर भी श्राद्ध होते हैं तो खाना किसको खिलाया जाता है, क्रो को खिलाया जाता है. अगर तुम माइथोलॉजी में जाओगे तो पहले जो विचेस होती थी, विचेस क्या करती थी, पैलेसेस में आ जाती थी, और जब उन्हें भगाया जाता तो विचेस पैलेस से उड़ती थी, और जो पैलेस का बिल्कुल मेन गेट होता था उसके एक पिलर पे जाके वो खड़ी हो जाती थी. वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देती थी, क्रो में कन्वर्ट कर देती थी. दे यूज्ड टू टर्न देमसेल्व्स इनटू क्रो, और वो वहाँ से उड़ के चली जाती थी. तो क्रो हमेशा बहुत ही नेगेटिविटी, बैड ओमेन, ये भी याद रख सकते हो आप, नेगेटिविटी, बैड ओमेन, हार्बिंजर ऑफ डेथ, बहुत ही नेगेटिवली यूज्ड सिंबल है क्रो. सेम है हैमलॉक ट्री के साथ. ये एक बड़ा सा ट्री होता है विद वाइट फ्लावर्स, और ये जो फ्लावर्स होते हैं ये पॉइजनस होते हैं, और ऐसा कहा जाता है हैमलॉक ट्री पे स्नेक्स रहते हैं. सो दिस मेक्स इट अ सिंबल ऑफ पॉइजन
एंड डेथ। ये इसको किस चीज़ का सिंबल बनाता है? दिस मेक्स इट अ सिंबल ऑफ पॉइजन एंड डेथ। यानी कि पॉइजन और डेथ को कभी भी रिलेट करना होता है तो आप हेमलॉक ट्री को यूज़ कर सकते हो। देन डस्ट ऑफ स्नो, हार्डशिप्स। अब बहुत लोगों को लगेगा अरे स्नो से तो हैप्पीनेस आती है, स्नो से तो खुशियाँ फैलती हैं, बट ऐसा नहीं है। कुछ दिन तक आप खुश रहोगे, लेकिन जैसे ही स्नो गिरती है आपको नहीं लगता आपके सारे काम रुक जाते हैं? आप उतना इजीली कम्यूट नहीं कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हो। जो काम आपके नॉर्मल लैंडस्केप में हो सकते हैं, क्या वही सारे काम आप स्नोई लैंडस्केप में कर सकते हैं? नहीं। तो स्नो हमेशा से लिटरेचर में किसको रिप्रेजेंट करता है? हार्डशिप्स, प्रॉब्लम्स, रेस्ट्रिक्शंस। अब हम देखेंगे ये तीन बहुत ही नेगेटिवली यूज्ड सिंबल्स पोम में। मैंने ये कॉलम खाली रखा है ताकि आपको मैं समझा सकूं। इन पोम ये तीनों के तीनों सिंबल्स को बहुत ही पॉजिटिवली यूज़ किया गया है। दे आर वेरी पॉजिटिव, दे आर यूज्ड एज वेरी पॉजिटिव सिंबल्स इन द पोम। ये तो तीन सिंबल्स हैं जो जनरली हर कोई करता है, पोम के अंदर ऐसा नहीं है। जो लिटरेचर में इन तीनों को नेगेटिविटी, हार्डशिप, प्रॉब्लम्स, रेस्ट्रिक्शंस, बैड ओमेन, डेथ, इन चीज़ों से सिंबलाइज किया जाता है। लेकिन पोएट ने इस सिंबॉलिज्म को बिल्कुल उल्टा कर दिया। पेसिमिज्म यानी कि नेगेटिविटी से उठा के इन तीनों सिंबल्स को पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म के लिए यूज़ किया है। कैसे? दैट आई विल टेल यू इन द पोम। नाउ विल क्विकली सी द टोन। टोन क्या है? किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ की गई है, किस तरीके का इफ़ेक्ट आप फील कर रहे हो। देखो यहाँ पे बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ हैं बहुत सारे टीचर्स के। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ लोग कहते हैं बहुत ही सीरियस, बहुत ही सोम्बर सी पोम है, विच इज़ गुड, विच इज़ ओके, एकदम सही है। बट अकॉर्डिंग टू मी मैं कहूँगी जो लैंग्वेज इसके अंदर यूज़ की गई है, इट्स वेरी लाइट एंड cheerful, very nonchalant. What do you mean by nonchalant? Something which is non-serious. मतलब जिस तरीके से उसे लिखा गया है, अगर मेरे को एक बहुत ही डीप थॉट को समझाना है तो मैं बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखूंगी, एग्जैजरेट करके अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करूंगी, बहुत नेगेटिविटी उसके अंदर इंक्लूड करूंगी। इस पोम में भी कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी है, दैट नेगेटिविटी एग्जिस्ट्स। बट मेरे हिसाब से जिस तरीके के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जिस तरीके की लैंग्वेज है और जिस तरीके का एक्सप्रेशन हम फील करते हैं, दैट इज़ वेरी लाइट एंड वेरी नॉन सीरियस। एंड यू कैन ऐड वन मोर पॉइंट विद इट, दैट इट इज़ सोम्बर एंड सैड। थोड़ा सा सोम्बर है, थोड़ा सा सैड सा इसका फीलिंग है, बट लाइट है, सोम्बर है, सैड है, थोड़ा सा चेयरफुल, बिल्कुल नॉन सीरियस सा टोन है। बट देन वी हैव टू अंडरस्टैंड इट कम्स विद अ वेरी पावरफुल एंड सीरियस मैसेज। ये आती तो बहुत, इसका वे ऑफ राइटिंग जो पोएट का है वो तो बहुत ही लाइट है, बट जो मैसेज इसके अंदर इम्प्लिकेट किया गया है, जो मैसेज पोएट हमारे अंदर इनकलकेट करना चाहते हैं थ्रू दिस पोम, इज़ वेरी पावरफुल, इज़ वेरी सीरियस। और वो मैसेज क्या है, दैट आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ दिस पोम। चलो विल क्विकली रिसाइट द पोम एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू लाइन बाय लाइन। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had rued. It's just a 8-line poem. इतना छोटा सा poem है. You can just finish it in, I think, not even more than 15 seconds you would take to finish it off. लेकिन इतनी छोटी पोम होने के बाद भी इतने सारे थीम्स को पोएट ने टच किया है, इतनी सारी बातें हमें समझाने का उन्होंने कोशिश किया है इस पोम के थ्रू, दैट वील सी। जल्दी से एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द वे अ क्रू शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। फर्स्ट 4 लाइन्स। अब मैंने तुम्हें सेटिंग में बताया था इट्स एन इर्रेगुलर पोम। देखोगे कि पोम में ये नहीं बताया गया कि पोएट प्रेजेंट है या नहीं है। फर्स्ट 2 लाइन्स में तो हमें नहीं समझ में आ रहा whether the poet is walking, he's sitting under a tree, what is happening to poet, what sort of thought he has in his mind. ऐसा हमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है, हर चीज़ हम अज्यूम करेंगे और इसी को हम कहते हैं एक इर्रेगुलर पोम।
जहाँ पे बातें बहुत क्लियरली ना कही गई हो, जहाँ पे रीडर्स को खुद का एक स्पेस दिया गया हो टू अंडरस्टैंड एंड टू अप्लाई देयर ओन एक्सपीरियंसेस टू द रीडिंग, उसे हम एक इरेगुलर और ओपन एंडेड पोएम कहते हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा ये बोल रहे हैं द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, तो आई इमेजिन दैट मे बी पोएट वॉज ईदर वॉकिंग और सिटिंग। अपने हिसाब से तुम सोच लो कि या तो पोएट वॉक कर रहा था या बैठा था। तो ऐसा सोचो, यहाँ पर 3 चीज़ों के बारे में बात की गई है, क्रो, डस्ट ऑफ स्नो एंड हेमलॉक ट्री। ठीक है, अब ये 3 सिंबल्स 2 तरीके से एक्ट कर रहे हैं, रिमेंबर इट वेरी क्लियरली। पहला तो ये ऑप्टिमिज्म, जैसे मैंने बताया, ठीक है, ये मैं तुम्हें समझाऊंगी ऑप्टिमिज्म की तरह क्यों एक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये ही 3 सिंबल हमें बताते हैं कि कुछ ना कुछ तो नेगेटिव चल रहा है भाई। ऐसा नहीं है, अगर पोएट चल रहा होता और वो नॉर्मल होता तो ये 3 सिंबल्स तो बिल्कुल भी नहीं आते स्टार्टिंग ऑफ द पोम में। अगर फर्स्ट 4 लाइंस में ये 3 चीज़ें आ रही हैं, मतलब पोएट कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स में इन्वॉल्व था। सो दीज 3 थिंग्स आर एक्चुअली ब्रिंगिंग द पॉइंट ऑफ नेगेटिविटी इन द पोम, इन द हार्ट ऑफ पोएट। यानी कि पोएट के मन में जो नेगेटिविटी चल रही है उसको कौन शोकेस कर रहा है, ये 3 चीज़ें शोकेस कर रही हैं। तो अब पोएट हम इमेजिन करते हैं वो वॉक कर रहा था एंड ही वॉज एक्सट्रीमली डिजेक्टेड, वो बहुत डिसअपॉइंट हो चुका है, वो अपने थॉट्स में इतना खोया हुआ है, उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है और इतना बुरा हुआ है कि वो अपने आसपास किसी भी चीज़ को नोटिस नहीं कर पा रहा है, वो उन्हीं थॉट्स में ब्लैंकली बस चले जा रहा है। सडनली, अब इमेजिन करो ऐसा सबके साथ होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा से फ़ोन चला रहे होते हैं, जब हम किसी थॉट में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं, लेट्स से मेरे साथ ऐसा हुआ था, आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस, कि आई वॉज इन अ सुपर मार्केट, मैं एक सुपर मार्केट में शॉपिंग कर रही थी एंड आई वॉज इन्वॉल्व, बोर्ड का टाइम था और मैं एक बच्चे का क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी क्योंकि नेक्स्ट डे इंग्लिश का पेपर था ग्रेड 12 का। तो मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतनी व्यस्त हो गई थी, मेरे साथ माई मदर वॉज वॉकिंग, मेरी मम्मा मेरे साथ चल रही थी एंड सडनली कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उस थॉट में इतना खो गई थी दैट आई कुड नॉट इवन रियलाइज़ कि मेरी मदर पीछे ही रह गई और मैं किसी और आंटी के साथ कॉन्टिन्यूसली वॉक करती जा रही हूँ, इमेजिनिंग दैट शी इज़ माई मदर। सो दिस इज़ व्हाट पॉइंट ब्लैंक इज़। ठीक है, तो पोएट भी बिल्कुल ब्लैंक है, वो इतना ऑक्यूपाइड है अपने नेगेटिव थॉट से कि वो बिल्कुल भी अपनी सराउंडिंग्स के आसपास को नोटिस भी नहीं कर पा रहा कि उसके आसपास क्या चल रहा है। बट सडनली पोएट वॉज डिस्ट्रैक्टेड, एकदम से पोएट कम्स बैक टू लाइफ, उसे एकदम से ध्यान आता है कि अरे मैं कहाँ चल रहा हूँ। और जैसे ही वो वापस से लाइफ में आता है, वापस से उसका ध्यान अपनी सराउंडिंग्स में आता है, तो वो देखता है कि वहाँ पर एक क्रो है, वहाँ पर एक ट्री है और उसका ध्यान कौन वापस लेके आता है? यस माई चैम्पियंस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, द डस्ट ऑफ स्नो। वो देखता है कि उसके कंधे पे, उसके शोल्डर पे एक डस्ट ऑफ स्नो है और वो इस चीज़ को पता करने की कोशिश करता है कि सडनली ये डस्ट ऑफ स्नो मेरे पास कहाँ से आया है, ये मेरे शोल्डर पे किसने गिराया। तो वो आसपास नोटिस करता है, उसे एक बड़ा सा पॉइजनस हैमलॉक ट्री दिखता है, उस हैमलॉक ट्री पे एक क्रो बैठा होता है और वो ये सोचता है, अज्यूम करता है कि मे बी ये क्रो शायद थोड़ा हिला होगा या उड़ के आके बैठा होगा, तो इसकी एक्टिविटी की वजह से मेरे कंधे पे आके क्या गिरा, एक डस्ट ऑफ स्नो। एंड दैट डस्ट ऑफ स्नो एक्चुअली ब्रॉट द पोएट बैक इनटू द सराउंडिंग्स फ्रॉम हिज सोम्बर थॉट्स। उसके नेगेटिव थॉट्स से उसको वापस कौन लेके आया था? वो डस्ट ऑफ स्नो। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. अब पोएट ये रियलाइज़ कर रहा है, उसने जैसे हैमलॉक ट्री को देखा, क्रो को देखा, देन उसने अपने सराउंडिंग्स को और अच्छे से ऑब्जर्व किया एंड ही रियलाइज्ड दैट आई वॉज वेस्टिंग माई डे कम्प्लीटली, समथिंग विच हैज़ हैपेंड इन पास्ट। एक बात बताओ, अगर कोई चीज़ पास्ट में हो जाती है तो क्या आपका उस पर कोई भी कंट्रोल होता है?
नहीं, वी डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन एनी थिंग दैट हैपन्स इन पास्ट। तो यहाँ पर पोएट कह रहा है कि उस डस्ट ऑफ स्नो ने मुझे सिखाया दैट नेचर हैज़ द इमेंस पावर ऑफ हीलिंग। जैसे ही मैं नेचर को ऑब्जर्व करने लगा, मैं अपना जो मेरे साथ गलत हुआ था, जो मैंने शायद मेरे साथ जो भी बुरा हुआ, जिसकी वजह से मैंने अपने दिन का बहुत सारा पार्ट रिग्रेट में ही बिता दिया, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों को मैंने मिस कर दिया, नेचर ने मुझे समझाया कि एक्चुअली वो सारी चीज़ों के बारे में सोचने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप नेचर को ऑब्जर्व करते हो, अगर आप नेचर की तरफ देखते हो, तो आप ऑटोमेटिकली हील होने लग जाते हो। नेचर मेड हिम फील दैट रिग्रेटिंग ओवर पास्ट इज ऑफ नो यूज बिकॉज यू डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर पास्ट। एंड वहीं पे पोएट कहता है दैट डस्ट ऑफ स्नो हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उस डस्ट ऑफ स्नो से मैं समझ पाया कि नेचर की कैपेसिटी बहुत ग्रेट है। अगर कुछ भी गलत हमारे साथ होता है तो हमें एक्चुअली नेचर के पास जाना चाहिए, नेचर को ऑब्जर्व करना चाहिए। नेचर हमें हील करेगा और नेचर हमें सोल्यूशन देगा, बिकॉज वी ऑल आर द स्पीशीज़ ऑफ नेचर। हम किससे ओरिजिनेट हुए हैं? नेचर से। तो जब भी हमें कभी भी प्रॉब्लम फील हो तो हमें जाना चाहिए, नेचर को ऑब्जर्व करना चाहिए, उससे अपने आप को हील करना चाहिए। हम हील भी होंगे, सही होंगे, हमें अच्छा भी लगेगा और हमें सोल्यूशन भी मिलेगा। एंड विद दिस योर पोएम इज ओवर। अब यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है पोएट, जो कि मैं तुम लोग को थीम में बताऊँगी। सबसे पहले मतलब देख लेते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, फ्लेक्स ऑफ स्नो, बिल्कुल स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो आपने देखे होंगे कभी, अगर आप स्नोई लैंडस्केप में गए होंगे तो उन पार्टिकल्स को आप कलेक्ट करके स्नो बॉल भी बनाते हो। दैट इज़ व्हाट डस्ट ऑफ स्नो इज़। हैमलॉक ट्री, इट्स अ पॉइजनस ट्री। रूट का मतलब होता है टू रिग्रेट, पछतावा करना किसी बारे में, किसी चीज़ के, किसी पास्ट के बारे में पछतावा कर करके उसके बारे में सोचना इज़ व्हाट रूट इज़। बहुत बच्चे रूट को कंफ्यूज करते हैं रुइन से, खराब से। डोंट कंफ्यूज इट विद इट। रिग्रेट का मतलब होता है रूट। ओके, रिमेंबर दैट। अब हम जल्दी से देखेंगे व्हाट ऑल पॉइंट्स पोएट एक्चुअली इज ट्राइंग टू इनकलकेट इन अस। सबसे पहले कम्युनिकेशन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस। देखो, मैंने तुम्हें कहा था 4 एलिमेंट्स है और चारों के चारों एलिमेंट्स नेचर से बाउंड है। क्रो, हैमलॉक ट्री, डस्ट ऑफ स्नो और पोएट। पोएट बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो रिग्रेट कर रहा था और वो उसी नेगेटिव थॉट की वजह से उसके आसपास जितना भी चेयरफुल एनवायरनमेंट था वो उसे इग्नोर कर रहा था। बट द मोमेंट नेचर ट्राई टू कम्युनिकेट, जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उसके शोल्डर पे आके गिरा, तो नेचर ने जैसे ह्यूमन से कम्युनिकेट किया और ह्यूमन ने कम्युनिकेट बैक किया, उसी पॉइंट से हीलिंग ऑफ द नेचर स्टार्ट्स। कम्युनिकेशन से ही इंसान की हीलिंग शुरू हो जाती है। जब भी आप, ऐसा आपने सुना होगा आयुर्वेदा में, अगर आप दुखी हो आप मेडिटेट करो, अच्छे से एक नेचुरल एनवायरनमेंट में बैठ के आप अपने आप को अपने मन को शांत करो, अच्छी साउंड सुनो, फ्रेश एयर लो, सो यू विल ऑलवेज फील लाइट, राइट? दिस इज़ व्हाट नेचर्स हीलिंग इज़। एंड फॉर दैट यू हैव टू कम्युनिकेट विद द नेचर। नेचर की लैब में आपको जाना पड़ेगा। सो द पोएट इज़ ट्राइंग टू टेल अस, whenever you're feeling sad, you're upset about something, please go in the lap of nature and you'll find the solution. Nature would heal you and would help you with the negative emotions. नेगेटिव इमोशंस को सबसे अच्छे से काउंटर कौन करता है? नेचर करता है। तुमने फील किया होगा कभी जब तुम्हें मम्मी से डांट पड़ जाती है, पापा से, मतलब सबसे इरिटेशन हो रही है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता था जब मैं छोटी थी। इफ़ आई वॉज स्कोल्डेड बाय एवरीवन, आई हैड एल्डर सिस्टर, ठीक है, तो जब मुझे उससे भी डांट पड़ती थी तो मैं छत पे चली जाती थी। आई यूज्ड टू नाइसली सिट ऑन माई रूफ एंड मैं बैठ के स्काई को देखती थी, आसमान को देखती रहती थी, स्टार्स को देखती थी। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता था कि एकदम से मैं सब भूल जाती थी, ओ माय गॉड मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता था, ऐसा नहीं था। बट आई यूज्ड टू हील अ बिट। मुझे बहुत अच्छा फील होता था। मुझे अंदर जो मेरे वॉर चल रही थी, फाइट चल रही होती थी कि वाई इट हैपन्स विद मी, वाई आई गेट स्कोल्डेड, वो एक्चुअली पैसिफाई हो जाती है। और नेचर के साथ जब आप आसमान को देखते हो आपको बहुत चीज़ें समझ में आती है, बहुत अच्छा फील करते हो। और जैसे ही आप अच्छा फील करते हो तो आपके अंदर जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। दैट इज़ द पावर ऑफ नेचर बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय द पोएट इन द पोएम। द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल नेचुरल इवेंट्स।
छोटे छोटे इवेंट्स हमारी लाइफ में, हम ऐसा कहते हैं ना बहुत कि छोटी छोटी खुशियों में हमें खुश होना चाहिए. दिस इज़ व्हाट एक्चुअली द पोएट इज़ सेइंग. पोएट इज़ सेइंग कि हमें लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में कोई बड़ा चेंज नहीं लेके आ सकती हैं. बट ऐसा नहीं है. पोएट इज़ टेलिंग अस क्रो, hemlock tree, dust of snow, they are very small things and they do not have any direct interaction with poet. poet के साथ direct interaction नहीं है उसकी लाइफ में. पोएट रोज़ बैठ के क्रो से बातें नहीं करता. पोएट रोज़ बैठ के डस्ट ऑफ स्नो और हैमलॉक ट्री से बातें नहीं करता. ये इतनी इनसिग्निफिकेंट चीज़ें जिनको हम रोज़ इग्नोर कर देते हैं. दीज स्मॉल थिंग्स कैन ऑल्सो ब्रिंग द मच नीडेड चेंज इन आवर लाइफ. ये बहुत बहुत इनसिग्निफिकेंट, बहुत छोटी चीज़ें भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकती हैं. And last but not the least, this is the most important point. I think, yeah, this is the last point. This is the most important point of this particular poem, that nothing is wrong by the virtue of its existence. कोई भी चीज़ if it is existing in the nature तो वो गलत नहीं हो सकती. Imagine करो, भगवान ने ही क्रो को बनाया है, भगवान ने ही हैमलॉक ट्री को बनाया है, स्नो को भी बनाया और हमें भी बनाया है. अगर कोई चीज़ भगवान ने बनाई है तो क्या वो गलत हो सकती है? नहीं. ये ह्यूमंस की आइडियोलॉजी है. ह्यूमंस हर चीज़ को नेगेटिव और पॉजिटिव में डिवाइड करते हैं. बट एक्चुअली भगवान ने जब बनाया था, भगवान ने सबको एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ बनाया था. भगवान ने किसी भी चीज़ को एग्जिस्ट करा है नेचर में तो उसकी एग्जिस्टिंग का एक पर्पज़ है. क्रो, हैमलॉक ट्री, दे ऑल आर इन्वॉल्व्ड इन देयर ओन वर्क. उनका कुछ ना कुछ वर्क भगवान ने डिसाइड किया एंड दे आर डूइंग दैट. It is us the humans who have prejudiced over all these things. क्रो को हमने नेगेटिव कर दिया, हैमलॉक ट्री को नेगेटिव कर दिया, स्नो को नेगेटिव कर दिया. ये हमारा परसेप्शन है. तो पोएट हमें समझाना चाह रहा है कि मे भी हो सकता है क्रो, हैमलॉक ट्री, डस्ट ऑफ स्नो तुम्हारे लिए बहुत नेगेटिव हो. But they are not wrong, they are not negative. If they are existing by the will of God, they are positive, and these were the only symbol responsible to bring the good change in poet's life. यही 3 सिंबल थे जिनकी वजह से पोएट को अच्छा फील हुआ. अदरवाइज वो अपना पूरा का पूरा दिन रिग्रेट में ही बिता देता, बिकॉज ये तीनों बहुत नेगेटिव चीज़ें पोएट की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाई. दैट इज़ वाई दिस पोम हैज़ थीम ऑफ ऑप्टिमिज्म. मैंने समझाया था ना, ये तीनों नेगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन ये पोएट के लिए कैसे एक्ट कर रही हैं? दे आर एक्टिंग एज पॉजिटिव इन पोएट्स life. I hope you understood theme. Please make sure that you read these points carefully and jot down your answers according to this. Now, we'll see learning outcome. Nature's capacity of healing. मैंने बताया था कि nature is the best doctor. Nature has the best medicine of healing anything. Once you go and take the rest in the lap of nature, you'll find solutions of each and every problem. Nothing is small in life. हमें लगता है बहुत इनसिग्निफिकेंट चीज़ें हैं हमारी लाइफ में. हमें लगता है अगर हम किसी को बहुत, मैंने अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से ऐसा देखा है कि लोग बहुत क्लेम करते हैं अगर हम किसी को विश नहीं करेंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है. लेकिन अगर हम सुबह उठ के अच्छे से ग्रीट करेंगे, विश करेंगे लोगों को, तो इट एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट इन देयर लाइफ एंड इन योर लाइफ ऑल्सो. हमें हमेशा लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों को हम इग्नोर कर सकते हैं, बट दैट इज़ रॉन्ग. वी शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज मेक दीज इनसिग्निफिकेंट थिंग्स इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, एंड विल सी द बिगर चेंज विल हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ दीज स्मॉलर changes and because of these smaller things. I hope the learning outcome is clear to all of you. Now, I'll be assessing you whether you've read the poem right or not. Did you understand it or not? Tell me quickly. सबको समझ आई poem? Yes, I know. तुम सबको अच्छे से पोएम समझ में आ गई. You all are my intelligent students. बट हम जल्दी से देखेंगे और मैं 5 seconds का टाइमर देखूंगी. ठीक है? What does the poem mean by rude? What does the poet mean by rude in the poem? यानी कि पोएट का रूट से क्या मतलब था, अभी मैंने डिस्टिंक्शन दी थी तुम्हें. आई विल नॉट गिव यू एनी टाइमर. आई विल रीड द ऑप्शंस एंड देन आई विल टेल द आंसर. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू विल गेट इट राइट. Enjoyed, wasted, regretted or remembered. It is not wasted, it is not enjoyed or remembered, but the answer is
regretted. I hope you understood this question और मुझे पता है 100% बच्चों का ये क्वेश्चन सही होगा. Next, what does the hemlock tree symbolize in the poem? In the poem, अब देखो poem में आप जब भी आपसे सिम्बोलिज्म पूछा जाए तो दोनों सिम्बोलिज्म को आप लिखेंगे. नेगेटिवली भी उसने सिम्बलाइज किया था, याद है, जो एकदम सैडनेस, सोम्बरनेस, पॉइजनस, जो उसके दिमाग में सारा पोएट के दिमाग में जो कॉन्स्टेंट बैटल चल रहा था वो भी हैमलॉक ट्री ने हेल्प आउट किया था. तो कहीं ना कहीं हैमलॉक ट्री नेगेटिविटी को भी शोकेस कर रहा है पोम में और पॉजिटिविटी को भी. तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो दोनों के बारे में आप लिखेंगे. ओके, सो हैप्पीनेस एंड जॉय, सैडनेस एंड डेथ, स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस, ब्यूटी एंड एलिगेंस. तो ब्यूटी के बारे में नहीं बात करता, स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस के बारे में बिल्कुल बात नहीं करता, हैप्पीनेस एंड जॉय के बारे में भी नहीं बात करता, विच मेक्स द आंसर सैडनेस एंड death. The kind of negative thoughts that he had are reflected with the help of hemlock tree, which is a symbol of sadness, poison, death, negativity, pessimism. I hope this question is clear to all of you. Next, what effect does the dust of snow have on the poet? किस तरीके का इफेक्ट पोएट के दिमाग में डस्ट ऑफ स्नो ने डाला? ओके, इट मेक्स हिम अनकंफर्टेबल. क्या तुम्हें लगता है कि पोएट बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था इससे? नहीं. इट कॉजेज हिम टू रिफ्लेक्ट ऑन हिज लाइफ. रिफ्लेक्ट का मतलब होता है सोचना, कि उस डस्ट ऑफ स्नो ने उसे बिल्कुल मजबूर कर दिया कि वो रुके और अपनी लाइफ के बारे में सोचे कि वो कैसी लाइफ जी रहा है. इट वॉज इसको आप एक कह सकते हो एक बड़ा इम्पैक्ट था, लेकिन एक्चुअल एकदम इमीडिएट इम्पैक्ट क्या था? इट चेंजेस हिज मूड फ्रॉम बैड टू गुड. दिस इज़ द करेक्ट आंसर. उसका मूड जो बिल्कुल ख़राब था, जो वो अपनी लाइफ को ऐसे ही वो चले जा रहा था एकदम नेगेटिव थॉट्स में, उसको गुड थॉट और गुड एनवायरनमेंट में कौन वापस लेके आया था? डस्ट ऑफ स्नो. I hope this question is clear to all of you. And with this, we've come to an end of this particular part of this particular poem. And next part में हम लोग question answers भी solve करेंगे and हम लोग poetic devices के बारे में भी बात करेंगे. I hope I made this poem, very easy for you. And थीम पे हम लोग वापस से एक बार बात करेंगे. एंड आई वॉन्ट यू टू अगर वीडियो विच एवर फॉर्म यू आर वॉचिंग दिस, आप प्लीज़ स्टॉप करके एक बार थीम को और अच्छे से पढ़ें, एक बार और उसको अच्छे से देखें. आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, ये पोम आपको समझ में आई होगी, एंड इस पोम से कुछ ना कुछ आपने पक्का सीखा होगा. थैंक यू एवरीवन.